नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूनिट 4 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी की यूनिट 4 के मिट्टियों, वन, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और साथ ही साथ पहाड़ियों के एमसीक्यू लगाए थे। और आज मैं आपके लिए पठार वाले सेशन, जो कि पूरा एमसीक्यू के माध्यम से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और पार्ट 2 में हम बाकी जो रह जाएंगे वो प्रश्न हम पार्ट 2 में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ताकि आपका बहुमूल्य समय आप कहीं और भी यूटिलाइज कर पाएँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको सबसे पहले सिलेबस से परिचित कराता हूँ, तो इस वीडियो में भी हम सबसे पहले एक बार सिलेबस को देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन और वन, नदियाँ, पहाड़ियों के एमसीक्यू को कंप्लीट किया था, और आज हम पठार के एमसीक्यू करने वाले हैं। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में किया है। तो हम पहले हमारे प्रश्न पर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है और आगे कैसे क्या होने वाला है, देखिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मध्य प्रदेश का रिफ्ट वैली पठार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है रीवा का पठार, बी नर्मदा घाटी, सी बघेलखंड और डी बुंदेलखंड का पठार। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से सभी आंसर करिएगा ताकि हमारा वीडियो सीमित समय में कंप्लीट हो पाए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नर्मदा घाटी। 1 सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ मैं। नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश का रिफ्ट वैली नर्मदा घाटी को कहा जाता है। थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं कि नर्मदा घाटी एमपी के लगभग 26% भाग पर पाई जाती है। वहीं प्रमुख जिलों की अगर बात करूं तो इसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा और सीहोर जिले इसमें आते हैं। वहीं अगर मैं इसे अगले फैक्ट की बात करूं इसमें, तो यह कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ इस घाटी को या इस वैली को कहा जाता है। चूँकि यह नदी मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसके आसपास के क्षेत्र में जल की या पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसलिए इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। अगला इसका फैक्ट मैं बताऊं तो यह एमपी का सबसे निचला भाग है। इसे भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। अब भ्रंश घाटी को थोड़ा सा आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वैसे ही बहुत इस प्रश्न में ज़्यादा ही फैक्ट मैंने दे दिए हैं। अगला प्रश्न है मालवा पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी बलुआ पत्थर और डी सेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बेसाल्ट। मालवा का पठार है वह बेसाल्ट चट्टानों के अक्षय अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कि गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती के लिए बहुमूल्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार का प्रमुख खनिज कौन सा है। ऑप्शन ए है हीरा, बी कोयला, सी बॉक्साइट और डी सोना। आंसर करिए सभी फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीरा। बुंदेलखंड पठार का प्रमुख खनिज हीरा है। मैंने आपको पिछले खनिज संपदा के एमसीक्यू में भी इसको थोड़ा सा बताया था। थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दूं कि बुंदेलखंड का पठार जो है लगभग 7.7% भाग पर पाया जाता है। वहीं इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा की चोटी है ना। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्धबाबा की चोटी है। वहीं यह ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से इस पठार का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है जानापाव, बी अमरकंटक,
सी धूपगढ़ और डी त्रिकूट। हम फटाफट वीडियो कंप्लीट करेंगे और आप भी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर है धूपगढ़। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ है। यह एमपी का, न सिर्फ सतपुड़ा का जबकि एमपी का भी सबसे ऊंचा शिखर है। सतपुड़ा जो पहाड़ी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। सतपुड़ा जो पहाड़ी है, मान लीजिए यह है, और इसका पश्चिमी विस्तार राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, यह थोड़ा सा आईएमपी है, इसको ध्यान रखिएगा। चूलगिरी, चूलगिरी राजपीपला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं महादेव, क्वेश्चन बन सकता है कि महादेव की पहाड़ी किस पर्वत का भाग है, तो यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। वहीं मैकॉल और अमरकंटक, अमरकंटक इसके प्रमुख भाग हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सोयाबीन का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए है रीवा का पठार, बी मालवा का पठार, सी बघेलखंड का पठार और डी बुंदेलखंड का पठार। तो इसका आंसर है मालवा का पठार। सोयाबीन का कटोरा मालवा के पठार को कहा जाता है। क्यों? आपको पता है, मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि इस मिट्टी का निर्माण है वह वैशाल चट्टानों के अक्षय अपरदन से हुआ है। जो काली मिट्टी, काली मिट्टी इस वैशाल चट्टानों से बनती है। वहीं मैंने आपको फसलों के बारे में भी इसमें बताया था कि फसलें जो हैं वह प्रमुख रूप से कपास, कपास, साथ ही सोयाबीन और मूंगफली, मूंगफली इसकी प्रमुख फसलें हैं। यह प्रश्न इसी फैक्ट से उठाया गया है कि सोयाबीन का कटोरा किस पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है सद्भावना शिखर, बी सतपुड़ा, सी महादेव और डी विंध्य। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो को हमको सीमित समय में कंप्लीट करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सद्भावना शिखर। रीवा पन्ना का पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जो कि कैमूर श्रेणी का भाग है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, कैमूर श्रेणी कैसे क्या है। ये मान लीजिए विंध्याचल पर्वत है, तो इसका पश्चिमी जो विस्तार है इसे विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, वही मध्य में भांडेर पर्वत और पूर्व क्षेत्र को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो रीवा पन्ना का पठार है वह कैमूर श्रेणी का भाग है। अब रीवा पन्ना का पठार हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि रीवा पन्ना का पठार लगभग एमपी के 10.3% भाग पर पाया जाता है। वहीं इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता ही दिया, सद्भावना शिखर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी की औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40 से 50 सेंटीमीटर, बी 80 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 120 सेंटीमीटर और डी 150 से 200 सेंटीमीटर। सभी आंसर करिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी एमपीपीएससी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 से 120 सेंटीमीटर। नर्मदा घाटी का औसत वर्षा जो है वह 100 से 120 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है, मध्य प्रदेश में जो मानसून है वह दक्षिण पूर्वी भाग में, अर्थात बालाघाट, बालाघाट, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है और वह लगभग कितनी है? 100 से 120 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बघेलखंड पठार किस दिशा में अधिक ऊंचा है? ऑप्शन ए है उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम और डी पूर्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दक्षिण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 200 से 300 मीटर, बी 300 से 600 मीटर, सी 500 से 800 मीटर और डी 800 से 1200 मीटर। औसत ऊंचाई से प्रश्न बने हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को इसमें लिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 300 से 600 मीटर। यह फिक्स नहीं है, इसे हम 400 से 600 या
400 से 500 मीटर भी कह सकते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमरकंटक किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी रीवा, सी बघेलखंड, डी बुंदेलखंड। पिछला प्रश्न अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सतपुड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मालवा पठार में प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ताप्ती, सी चंबल और डी सोन। सभी को आंसर पता होगा इसका, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका आंसर है चंबल। कहाँ से उद्गम होता है? उद्गम जानापाव इंदौर से। वहीं इसकी लंबाई की बात करूं मैं अगर, तो लंबाई 965 किलोमीटर है और यह परशुराम की जन्मस्थली भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुंदेलखंड पठार की औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40 से 80 सेंटीमीटर, बी 80 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर और डी 150 से 200 सेंटीमीटर। सभी आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 40 से 80 सेंटीमीटर। चूंकि यह वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होती है, अर्थात इसे हम 40 से 80 या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रीवा पठार में कौन सी खनिज संपदा प्रमुख है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी चूना पत्थर, सी अभ्रक और डी तांबा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात चूना पत्थर। रीवा पठार का प्रमुख खनिज चूना पत्थर है। इसका मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि यह रीवा पठार 10.3% भाग पर, मध्य प्रदेश के 10.3% भाग पर पाया जाता है। वहीं इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से प्रश्न बन जाएगा, इसलिए आप सभी इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। सद्भावना शिखर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतपुड़ा की पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 200 से 400 मीटर, बी 500 से 800 मीटर, सी 900 से 1200 मीटर और डी 1200 से 1600 मीटर। सभी आंसर करिए फटाफट। इसका आंसर है 900 से 1200 मीटर। सतपुड़ा पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। वहीं सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कितनी है? 1350 मीटर। अगला प्रश्न, मालवा पठार का दक्षिणी किनारा किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कैमूर, बी महादेव, सी विंध्य स्कार्प, डी सतपुड़ा रेंज। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, इसलिए आप सभी प्रश्नों को महत्व देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंध्य स्कार्प। विंध्य स्कार्प से तात्पर्य है कि विंध्य क्षेत्र का तीव्र ढलान। इस टर्मिनोलॉजी से आप अवगत हो जाइए कि इसका जो मतलब है वह तीव्र ढाल से इसका आशय है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वतमाला का पश्चिमी विस्तार किस ओर है? ऑप्शन ए है अमरकंटक तक, बी राजपीपला तक, सी कैमूर तक, डी पचमढ़ी तक। तो इसका आंसर मैंने पिछले प्रश्न में हल किया था। इसका आंसर है राजपीपला तक। राजपीपला जो कि पश्चिमी विस्तार, वहीं महादेव मध्य विस्तार, मैकॉल और अमरकंटक पूर्वी विस्तार। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा व ताप्ती, बी सोन व चंबल, सी बेतवा और केन और डी चंबल और नर्मदा। आपको देखने में सरल प्रश्न लग रहे हों, लेकिन इन सरल प्रश्नों को ही हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर सी बेतवा और केन। बुंदेलखंड पठार की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा और केन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का हीरा क्षेत्र किस पठार में है? ऑप्शन ए है मालवा पठार, बी बुंदेलखंड पठार, सी रीवा पठार और डी बघेलखंड पठार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात रीवा पठार। एमपी का हीरा क्षेत्र। अब हीरा क्षेत्र कौन से हैं एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। अंगोरा, अंगोरा खदान जो कि छतरपुर में है। वहीं हिनोता जो पन्ना में है। वहीं मझगवा, मझगवा खदान सतना में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, पचमढ़ी किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए बघेलखंड का पठार, बी मालवा का पठार, सी सतपुड़ा का पठार और डी बुंदेलखंड का पठार। सरल प्रश्न है, इसका आंसर है सतपुड़ा का पठार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? ऑप्शन ए नदी द्वारा काटी गई, बी भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली, सी अक्षय घाटी और डी जलोढ़ घाटी। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी। थोड़ा सा इसको बता दूं कि जब तनाव मूलक बल पृथ्वी पर एक्टिव होता है तो यह बीच वाला सतह नीचे धस जाता है। इससे क्या होता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इसीलिए नर्मदा घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मालवा पठार में औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 40 से 60 सेंटीमीटर, बी 70 से 90 सेंटीमीटर, सी 90 से 110 सेंटीमीटर और डी 120 से 150 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 90 से 110 सेंटीमीटर। मालवा पठार की औसत वर्षा 90 से 110 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है कैमूर, बी महादेव, सी विंध्य और डी सिद्धबाबा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिद्धबाबा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रीवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 150 से 300 मीटर, बी 300 से 450 मीटर, सी 450 से 600 मीटर और डी 600 से 900 मीटर। सभी आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 450 से 600 मीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए है धूपगढ़, बी अमरकंटक, सी पचमढ़ी और डी चानपाव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया भी था। इसका आंसर बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा और अरावली, बी सतपुड़ा और विंध्य, सी कैमूर और महादेव और डी सतपुड़ा और मैकाल। सभी आंसर करिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सतपुड़ा और विंध्य। नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? ऑप्शन ए केन बेतवा दसान, बी सोन नर्मदा महानदी, सी चंबल गंभीर पार्वती, डी शिप्रा खान और काली सिंध। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात केन बेतवा और धसान। अगला प्रश्न, मालवा पठार का दक्षिणी भाग किस ओर है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी की ओर, बी बुंदेलखंड की ओर, सी चंबल की ओर और डी ताप्ती की ओर। सभी बताइए आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मालवा पठार का दक्षिण ढाल नर्मदा घाटी की ओर है। थोड़ा सा इसको मैं बता दूं आपको मैप के माध्यम से। ये जो मैप है, मानिएगा कि एमपी का मैप है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा आप। ये जो है मध्य भारत, मध्य भारत, वहीं मालवा पठार, मालवा का पठार, ये जो है बुंदेलखंड
का पठार, है ना। थोड़ी सी आप लोकेशन ध्यान रखिए। इसके बाद ये जो है ये है नर्मदा घाटी। कौन सी? नर्मदा घाटी, है ना। सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पठार। वहीं रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, है ना। और यहाँ पर बघेलखंड का पठार, है ना। थोड़ा सा भी इन सभी को ध्यान रखिएगा। ये जो है 26% 28% भाग पर, है ना। ये है 26% भाग पर, लगभग 11% भाग पर सतपुड़ा। वहीं बुंदेलखंड जो है, बघेलखंड 10.3% भाग पर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं बुंदेलखंड जो है 7.7% भाग पर, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, रीवा पठार किस श्रेणी का भाग है? ऑप्शन ए है कैमूर श्रेणी, बी महादेव श्रेणी, सी विंध्य श्रेणी और डी मैकॉल श्रेणी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैमूर श्रेणी, है ना। रीवा का पठार जो है कैमूर श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा का प्रमुख नगर कौन सा है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी रीवा, सी पचमढ़ी और डी जबलपुर। आंसर बताइएगा। इसका आंसर है जबलपुर। सतपुड़ा का प्रमुख नगर जबलपुर है। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार की चट्टानें किस प्रकार की हैं? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट और नीस, सी सेल और डी कोयला। आंसर कीजिएगा सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्रेनाइट और नीस। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया टॉपिक, नए MCQ के साथ मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।